बाद स्वागत है। मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। तो मैं कहा भाई पता नहीं, भगवान ने बॉडी ऐसी दी है कि मैं मेरे आगे पीछे बंदूक वालों को रखूँ, AK-47 वालों को, और ताम झाम रखूँ तो लगता है कि मुख्यमंत्री आया है। और मैं रखता नहीं हूँ, इसलिए लगता है कि भाई ये तो सीधा साधा इंसान है, और मैं वही बनना चाहता हूँ। अभी मैं चेयरमैन साहब को कहा भाई अब लिख के दो, आपने क्या संस्कृत में श्लोक पढ़ा है, मुझे अच्छा लगा। अब संस्कृत तो मुझे बचपन से ही नहीं आया। बचपन में क्या हुआ, आपने मैं गपशप करूं? बचपन में क्या हुआ कि जब हम पढ़ते थे तो एक तो संस्कृत और इंग्लिश हमारे क्या काम आएगी, तो हमेशा छिपले खाते थे स्कूल में क्लास से। संस्कृत का पीरियड आएगा तो हमारे क्या काम आएगी। आज महसूस होता है कि सब चीज़ें काम की होती, चाहे इंग्लिश हो और चाहे वो संस्कृत हो। तो वो तो मैं इसको पढ़ के नहीं सुना पाऊंगा, इनका जो लिखा हुआ है संस्कृत में सुनो। अर्थ वापर में रिपीट कर रहा हूँ। न तो मुझे राज्य की कामना है, ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ। जो भावना मदन मोहन मालवीय जी ने कही, न तो मुझे राज्य की कामना है, न स्वर्ग की, और न तो पुनर्जन्म की। मैं केवल दुख से संतप्त प्राणियों के दुख के समाप्त लेने की कामना करता हूँ। मैंने बचपन से ही अपने संस्कार में गांधी पीस फाउंडेशन का एक सदस्य रहा, और मैं एक्टिविटी में भाग लेता था समाज सेवा के अंदर। तो मेरे जो बचपन के संस्कार है वो आज तक बने हुए हैं। ना मैंने 1 इंच जमीन खरीदी, ना 1 ग्राम सोना खरीदा, ना चांदी खरीदी। MLA MP को मिलते हैं, एक फ्लैट मिलते हैं, तो मैंने याद है मुझे 40 साल पहले किस्तों में हाउसिंग बोर्ड का एक मकान वहाँ पर मानसूर पड़ा होगा, याद नहीं सकता, बिराने लायक भी नहीं है, 90,000 किस्तों में भरे होंगे उस जमाने के। दिल्ली में 9-10 लाख रुपए 20 साल तक भरते गए किस्तों में, तब जाके मिला। वो भी 13,000 किराए पे उठा हुआ है, 2 प्रॉपर्टी। बाकी मैंने कुछ किया ही नहीं, और मुझे कभी आते ही नहीं मन के अंदर कि आप 7 पीढ़ियों का इंतजाम करो, कभी आए ही नहीं दिमाग के अंदर। तो मैं मेरी ज़िंदगी उसी ढंग से बिताना चाहता हूँ जो आज तक बिता जा रहा हूँ। तो ये जो चेयरमैन साहब ने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा कि अपनी भावना सबकी ही होनी चाहिए कि ज़िंदगी में कोरोना ने सब कुछ सिखा देना। कोरोना ने ज़िंदगी जीना सिखा दिया, किस प्रकार जी जाती है। कि पेशेवरों को दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई में जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनको एक बेड नहीं मिल पा रहा था, बेड नहीं मिल पा रहा था। ये क्राइसिस था ऑक्सीजन, दवाइयों का। राजस्थान के आप सबके सहयोग से देश में नंबर 1 रहा प्रबंधन के अंदर। बहुत शानदार प्रबंधन, भीलवाड़ा मॉडल दुनिया तक पहुंच गया वो। और आपने कोई कमी नहीं रखी। जिसको कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, मुझे आप सब पे गर्व है कि आपने भूखा किसी को सोने नहीं दिया। गांव के अंदर भी मुख्य तो प्रॉब्लम शहरों में थी। पुलिस कांस्टेबल क्यों नहीं हो, सबने मिल करके खाना पहुंचाने की चिंता थी। पता नहीं मैं खुद कोरोना कैसे नहीं हो जाऊँ, चिंता थी उस वक्त में लोगों ने बाहर निकले घरों में जो सेवा की, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। इस प्रकार का माहौल में अपन राजस्थान में दवाई 40,000 के इंजेक्शन वो फ्री थी, लगाए 10,000 के, 40,000 के, सब कुछ किया हम लोगों ने।
तो कहने का मतलब ये कि राजस्थान का अलग एक और रहा है और मुझे बड़ा आनंद आता है। जो एक जो मेरे साथी ने कहा था प्रबंधन की बात की, अकाल चुके के प्रबंधन की, वास्तव में प्रबंधन ऐसे ही था वो, पर बगैर आप लोगों के सहयोग से संभव नहीं था वो। जिस प्रबंधन की तारीफ पूरे देश के अंदर हुई थी, आज भी हो रही है। 4 सूखे पड़ गए थे, 4 सूखे लगातार। 98 में मुख्यमंत्री बना, 4 सूखे लगातार पड़े थे, किसे कहते हैं। और उसके अंदर काम के बने अनाज योजना, अटल बिहारी वाजपेयी जी आज दुनिया में नहीं, मैं कहना चाहूँगा उनका सहयोग रहा मेरे साथ में। मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मैं दिल्ली में इंदिरा गांधी जी के साथ में बन गया डिप्टी मिनिस्टर, फिर राजीव जी के साथ बन गया मैं स्टेट मिनिस्टर, नरसिम्हा के साथ बन गया मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर। तो ये तमाम मेरे सम्मान भी करते थे, यशवंत सिन्हा हो वित्त मंत्री, चाहे वाजपेयी जी हो। जो मैंने मांगा मुझे दिया, 32 लाख मेट्रिक टन अनाज दिया उसको। और गांव गांव में घर घर में इतना अनाज पहुंच गया। अभी रामलाल जी ठीक कह रहे थे और आपने भी ठीक कहा, जो जमाना होता है खेत में उससे ज़्यादा अनाज इकट्ठा हो गया घरों के अंदर। लोगों ने अपनी बेटी को शादी कर दी उस गेहूँ से। आज मैं गांव में जाता हूँ, आदिवासियों के पे मैं बोलता हूँ तो लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो माहौल ऐसा था और इतनी शानदार प्रबंधन किया। टाइम पे पेमेंट, एक एक कर्मचारी की मैंने ड्यूटी लगाई थी उस वक्त मैंने कहा, जब वसुंधरा जी ने कहा कि ऐसा करो तो भीख मांगता फिर रहा दिल्ली के अंदर, गेहूँ की भीख मांगता फिर रहा। तो मैंने कहा मुझे वसुंधरा जी घर होगा अगर भीख मांगने से मेरे जनता की भूख मिटती हो तो। उनका लोग भूखे भूखे मरेंगे, भूख से मरेंगे। मैंने कहा ये जवान मत निकालो, मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा मैं। और कहा नहीं, करके दिखाया, वो आप सबके सहयोग से। उस वक्त के जो लोग आपके सीनियर्स होंगे उनसे पूछिएगा आप, हर सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी, चाहे वो पटवारी, ग्राम सेवक, कोई भी हो जो रहता हो वहाँ पर गांव में, चाहे डीसी भी क्यों नहीं हो, कि गांव में कुछ संकोच से ही गेहूँ नहीं मांगे। गांव में बोरी रखवा दी गेहूँ की, कई लोग संकोच होता है मैं कैसे जा गेहूँ मांगू। तो हमने कहा उस तक भी आप जानकारी प्राप्त करो और गेहूँ पहुँचा दो। कहने का मतलब बहुत बारीकी से हमने इंतजाम किया था, इसलिए आज आप उसको याद कर रहे हो। उसमें शानदार प्रबंधन हुआ था। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हम सब जो है, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, उन सब की ड्यूटी है हम कैसे उस इंसान की सेवा करें जिसके लिए गांधी जी ने कहा था अंतिम व्यक्ति। जब कोई संदेह हो फैसला करने में, तभी अंतिम व्यक्ति को याद करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बात दिमाग में रखो, मैं कोई लंबी चौड़ी भाषण नहीं दूंगा, कि जो आपको ओपीएस ओल्ड एज पेंशन की मांग किसी ने नहीं करी थी। आप तो मांग करने में माहिर हो। पर ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग किसी ने नहीं करी थी, पता नहीं क्यों चूक गए। मेरे पास अभी घरों में कोई 10 दिन तक आए होंगे, 1.5 लाख लोग आए होंगे, अभी 50 पेंडिंग है। अब रामलाल जी ने जो आज सिस्टम बनाया, मैं समझता हूँ मुझे हर जिले में जाके इसी सिस्टम से बात करनी चाहिए।